Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English Path Bear. In this video we'll learn about MGT 101 chapter number 10 part 1. Student ये शुरू पे थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी आपको पता है वैसे ही थोड़ी सी खुश्क टाइप होती है, उसको बस आपने जितना ले लिया। क्वेश्चन इसके नहायत तरीन ईजी हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं, कुछ भी नहीं, बस फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ने हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन का मेथड है वो बहुत ईजी है। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, यानी कि यहाँ उसने बताया हुआ बेसिकली कि एसेट्स क्या चीज़ होती है। एसेट्स किसे कहते हैं हम? दीज आर द एसेट्स, ये एसेट्स हैं दैट विल बी यूज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एसेट हर वो चीज़ होती है जो एक साल से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल की जाए, ज़्यादा सालों के लिए इस्तेमाल की जाए। और स्पेशली ये दीज आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल इन द नॉर्मल अकरिंग ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि तजारत में आप उसको वो चीज़ को आप रीसेल बेचने के लिए ना लाए हो, यानी कि बेचने में हेल्प करे वो चीज़ लेकिन बेचने के लिए ना वो चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर आपने रखा हुआ है, कंप्यूटर आपने कैलकुलेशन वगैरह हिसाबता वगैरह के लिए रखा हुआ है, लेकिन आप उसको बेच नहीं रहे, कंप्यूटर बेचने का काम नहीं कर रहे, तो इसलिए वो कह रहा है कंप्यूटर आपका क्या होगा, एसेट होगा, क्योंकि आपने उसको बेचने के लिए नहीं लेकर आए। इसी तरह एक गाड़ी लेकर आए हो आप, वैन वगैरह, ताकि उसमें सामान लोड करके लेके जाएं, या लोगों किसी को किराए पे चाहिए हो रेंट पे तो उसको दे दें। गाड़ी बेचने का आप काम नहीं कर रहे, तो इसलिए वो गाड़ी क्या होगी, आपका एसेट होगी, बेचने के लिए वो चीज़ ना हो और सालों तक आपको फ़ायदा दे। और दूसरा, दीज मे बी हेल्ड फॉर, और वो जो चीज़ें आपने रखी हों एसेट्स, वो किस लिए रखी हों? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए, या सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए वो हेल्प करें। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी आपने रखी हुई है, कोई डिलीवरी व्हीकल्स रखी हुई हैं जो आप खुद भी उस पर डिलीवर कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, वो भी आपका एसेट है जहाँ पे आप काम वगैरह कर रहे हो। फैक्ट्री वर्कशॉप जहाँ पे हो रही हैं। आउटलेट्स, ये सेलिंग में आ जाएगा। आउटलेट्स जहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह अपनी चीज़ें जो फिनिश प्रोडक्ट होती हैं वो बेचती है, उसे कहते हैं आउटलेट्स वगैरह। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर को आपका एडमिन का जो सारा सिस्टम वगैरह ना चलाने के लिए। रेंटल टू अदर्स, रेंट अ कार, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी भी अक्सर लोग ख़रीद लेते हैं और आगे जिसको चाहिए हो, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो फिर अगला नहीं परचेज़ कर पाता तो उसको किराए पे दे देते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या हो, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो क्या होगा, एसेट्स होगा आपका। रिकग्निशन क्राइटेरिया, कैसे इसको रिकग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे। कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, यानी कि जो भी आपके पास रसीदें वगैरह हैं, रसीदों के ज़रिए से आसानी से आप उस चीज़ की कॉस्ट कितनी थी वो निकाल सको। तो सेकंड वन, जो सबसे बड़ी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सके उस चीज़ से कि ये जो चीज़ हम ले रहे हैं ये फ्यूचर में जाके हमें क्या करेगी, फ़ायदा देगी, इकोनॉमिक बेनिफिट हमें फ्यूचर में जाके आएगा, इससे हमें कोई भी एसेट खरीदने का जो मकसद होना चाहिए। मेजरमेंट एट रिकग्निशन परचेज्ड कंस्ट्रक्टेड या मैन्युफैक्चर एसेट, कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो या मैन्युफैक्चर के लिए कोई भी एसेट खरीद रहे हो आप, वो पहले किस पे मेजर किया जाता है? इनिशियली कॉस्ट, उसकी कॉस्ट के लिहाज से जब खरीदते हो, लेकिन जब आपने एक्सचेंज करना है उसको, इनिशियली मेजर एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? जो मार्केट के अंदर प्रेजेंट वैल्यू चल रही होती है, जो मार्केट का रेट चल रहा है उसे कहते हैं। जब एक्सचेंज एसेट का मतलब, आप फॉर एग्जांपल आपने एसी बेच के कंप्यूटर लेना है, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, एसी दे रहे हैं और कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो ये किस रेट पे खरीदा जाएगा? फेयर वैल्यू के ऊपर, ठीक है। द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लेक्स कमर्शियल सब्सटेंसेस, क्या जो भी एक्सचेंज कर रहे हैं उसके ऊपर क्या हो, कमर्शियल सब्सटेंसेस की कमी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन मैंने इधर बताई हुई है। कमर्शियल सब्सटेंसेस मीन्स दैट कमर्शियली और फाइनेंशियली द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, मतलब कि उस चीज़ से, जो भी चीज़ है जो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उससे कंपनी को कमर्शियल सब्सटेंसेस हो, मतलब कोई उसको फ़ायदा हो फाइनेंशियली, या उस पैसे उसके पास आएँ या उसको जाएं, या फ़ायदा हो या नुकसान, कुछ ना कुछ माली लिहाज से लाजमी होना चाहिए। फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर आपको मार्केट वैल्यू नहीं पता कि वो क्या चल रही है इसकी,
इन दी सर्कमस्टांसिस, इन हालात में एक्सचेंज की सूरत में बता रहा है। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? जो बुक वैल्यू जो आपने अपनी बुक के अंदर लिखी होती है, अपने हिसाब किताब के अंदर, अपनी बुक्स वगैरह के अंदर, वो कैसे होती है? आप कैसे अपनी बुक्स के अंदर लिखते हो कि जो चीज़ की कॉस्ट होती है उसमें से जितनी उसकी डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन का नीचे जाके एक्सप्लेन करते हैं। तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकाल दो तो वो आपकी कौन सी अमाउंट होती है? कैरिंग अमाउंट होती है, जो आप अपनी बुक के अंदर लिखते हो। फिर उसके लिहाज से एसेट्स को एक्सचेंज किया जाएगा, ठीक है। जब खरीदना है तो उसको कॉस्ट के ऊपर, जब एक्सचेंज करना है तो फेयर वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू नहीं पता फिर किस पे करना है? कैरिंग अमाउंट पे। ओके। आफ्टर रिकग्निशन, आफ्टर वंस रिकग्नाइज द आइटम्स ऑफ द प्रॉपर्टी, जब आपने रिकग्नाइज कर लिया कि ये जो चीज़ है ये मेरा एसेट्स है, तो भैया एट इधर टू, उसके लिए दो मॉडल हैं, आप उसको डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। ये आपके सिलेबस में नहीं है। कॉस्ट मॉडल इसको हम आगे जाके बड़ी डिटेल से डिस्कस करना है, वैसे सुन लो। कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को भी आगे एक्सप्लेन करते हैं। लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। रिवैल्यूएशन मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन subsequent to revaluation and accumulated impairment loss, ये भी नीचे बताते हैं subsequent to revaluation। अब कॉस्ट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, हिस्से कौन कौन से हैं? परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, रिबेट मतलब छूट। इंपोर्ट ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब होता है जो चीज़ों को बाहर से खरीदने में जो आपके खर्चा हो रहा है उसे कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़, बैरून मुल्क से। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, डायरेक्टली एट्रीब्यूट कॉस्ट, एट्रीब्यूट कॉस्ट के बताते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूवल एंड साइट रिस्टोरेशन। डिसमेंटलिंग होता है, फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी लगाई हुई थी, अब मशीनरी आपने फिक्स कर दी थी ज़मीन के साथ, अब वो मशीनरी एकदम से पूरी नहीं उतरती, तो आप उसको क्या करना है? तोड़, जब मतलब कि फैक्ट्री वगैरह ख़त्म कर रहे हैं या मशीन को ख़त्म कर रहे हैं तब की बात हो रही है। डिसमेंटलिंग का मतलब टुकड़े टुकड़े करके, टोटे टोटे करके उसको थोड़ा थोड़ा करके उतारना, उसका जो कॉस्ट आ रही है आपको उसको थोड़ा थोड़ा करके उतारने पे उसे कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। रिमूवल यानी कि उस मशीनरी को उस जगह से हटाने में जो कॉस्ट लग रही है। और साइट रिस्टोरेशन का मतलब है क्या वो जिस ज़मीन पे या जिस जगह पे आपने फिक्स करके रखा था तो उसमें कोई ना तोड़ मोड़ तो आनी है ना, थोड़ा बहुत ख़राब तो होनी है, तो वो ज़मीन को वापस पहली हालत में लाने में जो आपका खर्चा हुआ है उसे कहते हैं साइट रिस्टोरेशन। अब ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड कॉस्ट की डेफिनेशन देख लो। is the cost that is incurred to bring the asset into a condition which is necessary for it to capable of use intended by management of entity। यानी कि जो चीज़ को आपको वर्किंग हालत में लाने में जो आपकी कॉस्ट लग रही है उसे कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आप बाज़ार से जब एसी लेकर आए हैं तो आप एसी लाके क्या फ़ौरन आपने वो एसी पकड़ के फ़ौरन लगा लेना है? उसके साथ हो उसको लगाने लगे या कोई मिस्त्री के या वाट एवर दूसरे भी छोटे मोटे जो खर्चे साथ होते हैं, क्योंकि जब आप उसको वर्किंग हालत में लगाना है, जब वो बिल्कुल काम करने लग जाए, तो जब वो उस वर्किंग हालत में उसको ख़रीदने से लेकर उसके बाद जो उसको लगाने में, उसको फिक्स करने में, सारे सेटिंग करने में जो आपका खर्चा होता है ना उसको वर्किंग कंडीशन में लाने में, उसे कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट। ठीक है, ख़राब हालत से वर्किंग हालत में जिसको इस्तेमाल कर लें वो जो खर्चा आता है दरमियान में उसे कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट कॉस्ट। इम्पेयरमेंट लॉस, ये भी उसने बताया, आपके सिलेबस में तो नहीं है, वैसे सुन लो। जब कैरिंग अमाउंट क्या हो जाए? ग्रेटर देन हो जाए रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मैंने बताया था जो हम अपनी बुक्स के अंदर लिखते हैं, जो खर्चा वगैरह, अगर वो ज़्यादा हो जाए रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब जो एसेट आपको कितना फ़ायदा दे रहा है वापसी में, कितना फ़ायदा या कितना नुकसान दे रहा है। तो अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से तो इसका मतलब है कि आपको क्या हुआ है? इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है। डेप्रिसिएशन, वैसे सुन पहले डेफिनेशन पढ़ ले, बहुत फिर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है? डेप्रिसिएशन इज़ द सिस्टमेटिक एलोकेशन। सिस्टमेटिक एलोकेशन यानी एक तरीकाकार के मुताबिक रूल्स को फॉलो करना ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसका क्या मतलब? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अब आपने फॉर एग्जांपल 10 साल पहले एक टेबल ली थी, अब या चेयर ली थी, आपने 5 साल पहले एक चेयर ली थी, तो क्या 3, 4, 5 साल बाद क्या उस चेयर की वैसी वैल्यू होनी है जो 4-5 साल पहले थी? वैसे तो नहीं होनी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ उसको यूज़ करने के साथ साथ उस एसेट की जो वैल्यू के अंदर जो कमी आएगी ना उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, कोई भी एसेट्स है जब हम उसको खरीदते हैं, जो मशीनरी आपने 5 साल पहले खरीदी थी, जैसा वो काम कर रही थी 5 साल बाद वैसा तो नहीं करेगी।
तो जो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू के अंदर कमी आई है, उसके आउटपुट के अंदर कमी आई है, उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ओके, लेट्स मूव ऑन। डेप्रिसिएबल अमाउंट, कॉस्ट ऑफ एन एसिड्स और अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट, कोई भी लेस रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू आप माइनस कर दो तो आपके पास क्या निकल आती है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होते हैं और रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? जो 4 या 5 साल मशीनरी आपने 5 साल पहले जो खरीदी थी और जो 5 साल बाद जो खरीदी है, जो 5 साल बाद जो उसकी वैल्यू रहेगी ना, उससे कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। जितनी, क्योंकि उतनी तो नहीं वैल्यू रहनी जितना आप अंदाज़ा लगा रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते निकली जितनी उसकी कॉस्ट थी उसमें से जो बाकी उसकी वैल्यू रह गई है वो माइनस कर दो, वो आ जाएगी डेप्रिशिएबल अमाउंट। यूज़फुल लाइफ, यानी कि हर कोई भी चीज़ आप खरीदते हो ना, नॉर्मल उसका एक पीरियड होता है जो एक अंदाजे के मुताबिक लगता है कि जी इतने सालों तक इसने हमें अच्छा आउटपुट या अच्छा फ़ायदा देना है। जितने सालों तक वो चीज़ अच्छा फ़ायदा या आउटपुट दे रही है ना, आउटस्टैंडिंग, उससे कहते हैं ये इसकी यूज़फुल लाइफ। उसके बाद वो कह रहे हो ना वाइट एलिफेंट बन जाएगा, फ़ायदा हमें वो कम देगा, नुकसान क्या करेगा? ज़्यादा करेगा, खर्चा उसके ऊपर ज़्यादा आएगा। पीरियड विच एसेट्स एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एसिड्स, ठीक है। यूज़फुल लाइफ जितने सालों तक हमें वो फ़ायदा देगी। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बहुत इजी है, वो थ्योरी थी तो जिस पे टाइम वीडियो लेंथी बन गई है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब इस पे अच्छी तरह समझ लो। डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन निकालने के कितने मेथड होते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट मेथड, नंबर ऑफ फॉर सर्विस आवर मेथड। अब हर कंपनी अपना अपना होती है कि वो कौन से लिहाज से मेथड अडॉप्ट करती है। पहला कौन सा है? डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन एसेट्स, मशीनरी बॉट 1120 80,000, ये मशीनरी की कॉस्ट आ गई। इट्स रेजिडुअल एस्टिमेटेड वैल्यू, ये इसकी रेजिडुअल वैल्यू आ गई 2000। एंड 4 ईयर्स इसकी यूजफुल लाइफ है, यानी कि 4 सालों तक उसने अच्छा फ़ायदा देना है। इट कैन वर्क्स 12,000 आवर्स, जो 12,000 घंटों तक वो सही काम करेगी इन टोटल, एंड कैन प्रोड्यूस 40,000 यूनिट्स इन टोटल। तो कितने यूनिट्स बनाएगी? 12 घंटे काम करके 40,000। फॉलोइंग इज एक्चुअल रिजल्ट्स इन 20x9 एंड 20y0। अब क्या 20x9 में उसकी सर्विस आवर कितने थे? 2000, और उसमें कितने हो गए? 5000। यूनिट्स कितने बना रही थी? 7000, और 20y0 में 15,000। सबसे पहले किस लाइन मेथड से करना हमने? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो पहले रेजिडुअल वैल्यू निकाल लो। रेजिडुअल मैंने पीछे भी निकाली थी, कॉस्ट, सॉरी डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट मैंने पहले भी बताई थी कैसे निकलती है। कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो तो आपके पास क्या निकल आती है? डेप्रिसिएबल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट कितनी थी? 80,000। 80,000 में से ये 80,000, उस 80,000 कॉस्ट थी, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू 2000 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल आएगी? डेप्रिशिएबल अमाउंट निकलाएगी। अब स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन निकालने का। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? 78,000, और यूजफुल लाइफ ऊपर दी हुई है 4,000, को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 19,500। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर होता है कि जो एक दफ़ा आपकी डेप्रिसिएशन आ गई ना, हर साल आपने वही माइनस की जानी है, यानी कि 20x9 में भी वही होगी, 20y0 में भी होगी। या वो कहता है आपने ऐसा नहीं करना, तो कॉस्ट जो आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट आई है उसका 25% ले लो। 25% फिक्स नहीं होता, ये इसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100%। यूजफुल लाइफ कितनी थी? 4 थी, 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 25,000 आ जाएगा। यानी कि दोनों में से एक मेथड, या तो ये कर लो या ये कर लो, जो मर्जी कर लो, अमाउंट सेम ही आएगी। उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूस का मतलब ये होता है कम करना, हर साल कम कीजिए। इसका फॉर्मूला है 1 n रूट रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसके अंदर वैल्यू पुट की हुई है 1 वैसे, n मतलब यूजफुल लाइफ 4 थी, वो 4 आ गई, रेजिडुअल वैल्यू 2000, कॉस्ट कितनी थी? 80,000। तो ये मैंने इधर सोल्व करके सारा बताया हुआ है, ये सारा सोल्व करोगे कि तो कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। अब इसमें कैसे निकालना है? वो तो था ना पीछे स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो एक दफ़ा जो डेप्रिसिएशन निकला ये हर साल वही लिखी जानी अपनी बुक के अंदर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पहले क्या, जो आपकी कॉस्ट है जितने परसेंट आया उसका 60% ले लो, वो कितना आ जाएगा? 48,000। उसके बाद
अगले साल आपने क्या करना है, जो कॉस्ट सी उसमें से जो आपकी डेप्रिसिएशन हुई है, जो बाकी कॉस्ट रह गई है, यानी कि 80,000 माइनस 48,000, वो कितना हो जाएगा 32,000। उसके ऊपर अगले साल वो 60% लेना है। फिर अगर इससे अगले साल भी निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे, 32,000 माइनस 19,200, फिर उसका 16% लेंगे। फिर इसी तरह जो पिछली होती है और जो निकली होती है, दोनों को क्या करना होता है, माइनस करके उसकी परसेंटेज लेनी होती है। और ये जो आती है ना, इसे कहते हैं नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट में से जो आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी वो माइनस कर दो, तो उसके ऊपर से जो रेट निकालना उसे कहते हैं नेट बुक वैल्यू। ये याद रखना, ये आपकी क्या नेट बुक वैल्यू है। उसके बाद सर्विस आवर मेथड, ये नाम से जाहिर हो रहा है सर्विस आवर मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर टोटल एस्टिमेटेड आवर्स इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन रेट पर आवर निकलाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलग-अलग आ सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने ये निकाली थी डेप्रिशिएबल 78,000 और नीचे क्या थी, एस्टिमेटेड आवर्स। ये एस्टिमेटेड आवर्स इधर दिए हुए हैं, एस्टिमेटेड आवर्स कितने थे, 12,000। ठीक है, ये आवर्स, तो ये इधर आ गए, इस दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया 6.50। तो ये जो अब रेट आया ना, हर साल इसी से की जाना, लेकिन इनके आवर से कौन सा मेथड हम कर रहे हैं, आवर्स। वो आवर देखें तो 20x9 में आवर्स देखें पहले कितने थे, 20x9 में आवर कितने थे 2000 और 20y0 में आवर्स कितने थे 50। तो जो रेट निकला है उसको एक एक करके इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। पहले 2000 था तो रेट क्या निकला 6.50, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 20y0 में 5000 था, ये किया, ये आ गया। आउटपुट प्रोडक्शन एट डेप्रिशिएबल अमाउंट और टैक्स दोनों का सेम फॉर्मूला, तो आवर्स था तो नीचे आवर्स आ गया। अब आउटपुट मेथड है तो आउटपुट आ गया, तो इस तरह रेट निकला। डेप्रिशिएबल अमाउंट तो वही आएगी 78,000। अब टोटल आउटपुट कितना था 40,000, वो भी क्वेश्चन में बताया हुआ है कितना था, टोटल आउटपुट कितना है 40,000। उसको डिवाइड करेंगे, रेट निकलाएगा। इसी तरह ये 20x9 में उसका आउटपुट का रेट है, जहाँ से आवर्स देखा था उसके साथ ही है, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में क्या होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट तो जो होती है 78, वो अब ये देखो 4 सालों का निकाल रहे हैं ना, 1 2 3 4, तो क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना, वो कितना आ जाएगा 10। तो जब पहले साल जो चीज़ है ना वो हमें पूरा फ़ायदा दे रही है, यानी कि 78,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा। अब अगले साल उसके वैल्यू के अंदर क्या होनी है, एक साल की कमी आ गई है, 78,000 मल्टीप्लाई बाय 3, एक डिजिट कम हो जाना है, डिवाइडेड बाय टोटल 10। तो इस साल इस तरह हर एक का निकालते जाना है आपने। एसेट परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट जब भी परचेज किया जाता है, आपको पता है पीछे एंट्री में आप पढ़ा हुआ है फर्स्ट 50% में कि हमेशा क्या किया जाता है, अपने नाम से आता है। एसेट, बिल्डिंग, मशीनरी कुछ भी खरीदेंगे तो एसेट, अगर नकद कैश दिया तो कैश माइनस, चेक दिया तो बैंक माइनस, उधार खरीदा तो क्रेडिटर माइनस। और प्रोविजन अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस हमेशा आपको पता था क्या होते हैं, कोई भी एक्सपेंस हो वो हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और प्रोविजन मैंने बताई थी, प्रोविजन जिसके साथ भी लफल लग जाएगा वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओके, उसके बाद जब आपने उसको अपने बुक्स के अंदर ख़त्म करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये भी बड़ा इजी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 25,000, ओपनिंग बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000, परचेज न्यू प्लांट 20। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन। और प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट अकाउंट, यानी कि ये दो चीज़ें हमने सब की बनानी है हर साल की। एंड कब हो रहा है साल का, 31 दिसंबर 20x9 में। तो सबसे पहला कौन सा है, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन रेट कितना है 10 है, डेप्रिसिएशन बेसिस कितनी है फुल, ये दो चीज़ों का बस याद रखना आपने। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और फुल ईयर डेप्रिसिएशन है और रेट कितना है 10%। अब पहले ये निकाल लें। अब ये देखो पहले हम कौन सा कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप क्या बना रहे हैं, पहले प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो पिछले साल से आया है प्लांट एंड मशीनरी का, वो कितना था 25,000 था, वो लिखा है क्योंकि एसेट है इसलिए डेबिट साइड पर आया था। उसके बाद 1 जुलाई को हमने दोबारा से फिर एक एसेट खरीदा था 20,000 का,
तो वो भी इसके अंदर आ गया। तो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 45,000। तो इसको बैलेंस सेम करने के लिए आगे 45,000 क्रेडिट साइड पर आ गया। उसके बाद बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पर इसका पहले बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, डेप्रिसिएशन का पिछले साल का कितना था 10,000, वो आ गया। उसके बाद जो एक्सपेंस निकालना है किस मेथड से निकालना है, हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकालना है। तो वो नीचे बताया हुआ है ओपनिंग नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। अभी मैंने आपको बताया था नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है, जो उसकी कॉस्ट होती है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट बुक वैल्यू निकल आती है। जैसे कॉस्ट कितनी थी 25,000 थी, डेप्रिसिएशन कितनी थी 10,000, तो इनको माइनस कर दोगे तो आपकी क्या निकलेगी नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू कितनी बन जाएगी 15,000, उसका 10% लोगे तो 15,000। उसके बाद ये तो एक एसेट्स के ऊपर होगी ना जो पहला था, दूसरा भी एसेट हमने खरीदा हुआ था 25,000, तो उसका 10% लोगे वो कितना आ जाएगा 2,000। तो दोनों को प्लस करोगे तो 3,500 इधर आ जाएगा, फिर बैलेंस करने के लिए रहेगा। अब बाकी ये जो ना हर मेथड के अंदर ये सेम ही रहना है। आगे हमारा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टाइम प्रपोर्शन। टाइम प्रपोर्शन का मतलब जिस लिहाज से जितने माह आपने चीज़ को इस्तेमाल किया है सिर्फ उसके ऊपर से डेप्रिसिएशन निकाल लो। ये इधर देखें, ये तो सेम है, ये वैसे ही है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बस आप देख लो, पहले बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 10,000 वो वैसे ही, हर एक में बस ना ये चेंज होना है। अब रेट का पहले 20 नेट बुक वैल्यू निकाली, ये पहला स्टेप वैसे ही है 25,000 माइनस ये 10% हो गए। अगला फिर फर्क है टाइम प्रपोर्शन है कि जितने माह इस्तेमाल किया, आप कब हमने खरीदा था उसको 1 जुलाई को खरीदा था। ये देखो ये एसेट हमने कब खरीदा हुआ है 1 जुलाई को खरीदा हुआ है। तो 1 जुलाई को कितने माह बन जाते हैं 6 माह बन जाते हैं। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 करोगे तो वो कितना आ जाएगा 1000, वो प्लस करके इसके अंदर लिख देना। अगला हमारा है फुल ईयर डेप्रिसिएशन मेथड। ये फिर वैसे ही है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड भी वैसे ही है, ये सिर्फ फ़र्क पड़ेगा। अब फुल ईयर का मतलब होता है कि टोटल जो आपके एसेट्स हैं ना उन पर कुल मिला के 10% ले लो। यानी कि एक हमारा एसेट था 25,000, दूसरा 20, तो 45,000 का 10% लेंगे 4,500। इसमें और पीछे वाले में रिड्यूसिंग में क्या फ़र्क है, उसमें हमने लैदा लिया था, इसमें हमने नेट बुक वैल्यू ली पहले निकाली थी, नेट बुक वैल्यू निकाल के फिर दूसरी जो अमाउंट थी उसके ऊपर से 10% लिया था। इसमें टोटली इसमें कोई नेट बुक वैल्यू नहीं ली, टोटली जो था वो ले लिया दोनों एसेट कुल मिला के, ठीक है। और आगे इसका ये वैसे इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकला है, पहले जो इसमें आपने याद रखो कि इसमें और उसमें ये भी टाइम प्रपोर्शन है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, उसमें हमने नेट बुक वैल्यू निकाल के 10% लिया था। इसमें जो कॉस्ट है उसका इसी डायरेक्ट 10% लिया 2500। उसके बाद जो मशीनरी जो दोबारा से एसेट खरीदा था 1 जुलाई को उसका 6 माह ले लिया, ठीक है। दोनों में फ़र्क किसका है, इस चीज़ का है टाइम प्रपोर्शन। उसमें टाइम प्रपोर्शन पे नेट बुक वैल्यू निकाल के 10% लिया था, इसमें डायरेक्ट ले लेना, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।